ये हमारा जो संगठन जो है एकदम इस तरह का संगठन नहीं है हल्ला गुल्ला मचाने वाला, चिंतन और मनन और ज्ञान करने वाला संगठन है। इसलिए आप लोग जो कुछ भी यहाँ से बताई जाए, बोली जाए, उसका गहराई से चिंतन और मनन करेंगे, उसकी ओर ज्यादा ध्यान देंगे, ये मेरा अनुरोध रहेगा साथियों। साथियों, आपको जैसे पता है, इंट्रोडक्शन में भी हमने परिचय में दिया है, हमने ये जो इस संघ की स्थापना पिछले ठीक 1 साल पहले इसी पाटलिपुत्र शहर में जो मगध साम्राज्य की जो राजधानी, विश्वविख्यात राजधानी रही है, इसी शहर से हमने शुरू किया था और आज 1 साल हम पूरा कर चुके हैं। इस 1 साल में हम ये 2 दिन में क्या करने वाले हैं, इसका जायजा आपको लिया जाएगा और वो आपको फिर बताया भी जाएगा। तो इस उद्घाटन सत्र के रूप में मैं इतना बताना चाहूँगा कि हमारा ये अभी बाल्य है, बाल्यकाल में इन्फेंट बोलते हैं, साल भर का जैसे बालक होता है, तो वो साल भर में वो क्या एक्टिविटी करता है, कितना उसकी समझ होती है, क्या एक्शन करते हैं, और उसी स्थिति में आज ये संगठन है हमारा। तो आप लोग जो कुछ भी आपका ऑब्जर्वेशन होगा वो संगठन को बढ़ाने में हमें मदद करेंगे, और इस मदद करने के लिए और हमने जो ज्ञानी वक्ताओं को बुलाया है वो भी हमें इस संगठन को कैसे आगे ले जाना है, इसके बारे में, इसका क्या इतिहास रहा है, इसका क्या भूगोल रहा है, इसके कैसे हमारे पुरखों ने ये हमारे वंशावली को, नाग वंश को, नाग संस्कृति को, बौद्ध संस्कृति को आगे बढ़ाया, और कैसे इसका पतन हुआ और क्या क्या कारण है जो इसके पतन होने के, इसके बारे में हमारे इतिहासकार ज्ञानी लोग और बेहतर ढंग से बता पाएंगे। जितने भी हमारे कार्यकर्ता, कैडर, हमारे यहाँ पे सदस्यगण, प्रतिनिधिगण उपस्थित हैं, उनको इस मामले में प्रबोधित करेंगे, यह हमारी अपेक्षा है। क्योंकि उस समय, उस जमाने में सिंधु पाषाण काल से लेके सिंधु घाटी की सभ्यता की जब स्थापना हुई थी, जो हमारे लोगों ने स्थापित किया था, इतनी हाई टेक्नोलॉजी वाली सभ्यता उस समय थी, इतनी हाई टेक्नोलॉजी वाली सभ्यता जो विश्व को गाइड करता था, बेबीलोन, सीलोन, यहाँ तक मिस्र, इराक, यहाँ तक हमारा बिजनेस भी चलता था विदेशों के साथ, कैसे वो धीरे धीरे शिथिल हुआ, ये पूरा सिस्टम कैसे करेक्ट होके हम लोग, हमारा पूरा समाज जो कि नाग समाज था, नाग का मतलब श्रेष्ठ होता है, इतना श्रेष्ठ समाज उस समय के जमाने में ईंटे का दीवारें बनती थी, बिल्कुल आर्किटेक्ट इस तरह का था कि तो हर चौराहे पे त्रिकोण और चतुर्कोण वाले एंगल लगा के होता, पानी के निकास की व्यवस्था थी, बिल्डिंगें थी, शहरीकरण उसी समय का है, शहरों के नाम, शहरीकरण, ये सब था। व्यापार की भी बहुत अच्छी दक्षता थी, तभी सोने की चिड़िया कहलाता था। तो ये इतना होते हुए भी आखिर ये कहाँ चले गया, कैसे गायब हो गया? उस समय का इतिहास जो है अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इतिहास इसलिए अवेलेबल नहीं है, जो इतिहास लिखने वाले थे या इतिहासकार जो थे, इतिहास लिखने का, पढ़ने पढ़ाने का जिन लोगों ने अपने पर जिम्मेदारी ली थी, उन्होंने इस चीज को ब्लैक आउट किया हुआ है। हमें धन्यवाद देना चाहिए उन अंग्रेज अफसरों का, कनिंघम और कनिंघम जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रहे, उन्होंने खुदाई करके खोदा और खोद करके देखा कि सम्राट अशोक ने क्या क्या सिद्धांत, क्या क्या चीजें लिखी हुई, दफन किया हुआ है, और हमारी सभ्यता कहाँ कहाँ दफन हुई है। वो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, राखीगढ़ी, ये सब चीजें धीरे धीरे उजागर हुआ। ये उजागर 1920 से इसमें थोड़ा सा लोगों के नॉलेज में आना शुरू हुआ, तो उस चीज को अब हमें, हमारे पास बाबा साहब की बदौलत हमें जो अधिकार मिले, पढ़ने लिखने का, नौकरी करने का, पूरे दिमाग में ये पूरा खुल गया, विश्व खुल गया। और वही अंग्रेजों के कारण, जुकरबर्ग, इन लोगों के कारण ये इंटरनेट आया हमारे पास, सोशल मीडिया आया, सस्ता मीडिया उपलब्ध हो गया, तो उसके कारण पूरा विस्फोट, दुनिया का विस्फोट हो गया इन चीजों का। अब हमें इन चीजों के बारे में पूरी सही जानकारी हासिल करना है, क्योंकि हम लोग अगर इतिहास बनाने का काम करते हैं तो हमें पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा, और इतिहास में
प्रमाण के साथ होता है साथियों, इतिहास में कहानी नहीं चलती है। वो प्रमाण हम इसलिए अभी नहीं दे सकते हैं, हमारे जो विरोध पक्ष है उन्होंने लिखा हुआ जो इतिहास है हमें ब्लैकआउट किया हुआ है। तो अपने लोगों के द्वारा रिसर्च करके वो इतिहास हम सही से इतिहास खोज के अपने लोगों को उसके बारे में बताना चाहते हैं। भाई क्या हम थे और क्या हमारी ये दुर्गति कैसे हुई, क्या वो कारण थे जिसकी वजह से हुआ। एक मोटा मोटा कारण बताया जाता है कि भाई उसमें बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, शहर के शहर नहस हो गए। हो सकता है कुछ हद तक ऐसा हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं इतनी बड़ी सभ्यता एकदम रातों रात खत्म हो जाए। और ये भी कहा जाता है वैदिकों ने आक्रमण किया तो आक्रमण करके सबको उन्होंने एकदम खत्म कर दिया, ऐसा भी नहीं हो सकता है। एट ए टाइम कुछ लोग बाहर से आए और सबको खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने किया क्या, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है आइडियोलॉजिकल और आंदोलनात्मक रूप से जो हमारी समझ बनी है, उन लोगों ने क्या किया, हमारे लोगों के दिमाग पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अपने अपने टोटम लाना शुरू किया, अपने अपनी विधियां, अपने अपने धार्मिक संस्कार धीरे धीरे लागू करना शुरू किया। क्योंकि हमारे यहाँ के लोग बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही मेहनतकश लोग थे। तो उन लोगों को इस तरह से उन्होंने छल कपट करके मानसिक रूप से गुलाम बना दिया। जब आदमी मानसिक रूप से गुलाम बना दिया तो वैदिकों ने उनको फिर उनकी संस्कृति से ही लगभग पूरा काट दिया। धीरे धीरे उनकी संस्कृति में इनफिल्टर करके अंदर घुस के उस संस्कृति को खत्म करके अपनी संस्कृति लागू कर दी और हमारे लोगों ने वही चीजें अपना लिया, वही चीज उसको मानने लगे। क्योंकि वो चतुर होने के नाते वो शासक का रोल निभाना शुरू किया उन्होंने, तो हमारे लोग उसमें मानसिक रूप से उनके झांसे में आए। इस वजह से खत्म हुआ। वो खत्म नहीं हुए लोग, लेकिन वो पूरी सभ्यता के लोग खत्म हो गया करके फिर प्रचारित किया गया। वो खत्म इस वजह से हुए, वो अपना अस्तित्व ही भूल गए, हम कौन लोग हैं क्या है ये सब भूल गए। वो उन लोगों के द्वारा लादी गई जो संस्कृति थी उसको अपनाने लगे। और एक बड़ी उल्लेखनीय चीज आजकल जो आ रहा है वो अभी तक वही संघर्ष चल रहा है। तमिलनाडु ने विरोध किया है, भाई आप हिंदी को आप हमारे यहाँ लागू करने के लिए प्रखर विरोध किया है। पेरियार की भूमि है, उनकी जो पार्टी उसको उठा रही है उसको भी इस बात की समझ है, उन्होंने पूरा जोर से विरोध किया है। उस समय उत्तर भारत में धीरे धीरे हम लोग वैदिकों की भाषा सीखना शुरू कर दिए और उसी भाषा को एसिमुलेट करके हम उसमें चले गए। तो हमें हिंदी ठीक लगने लगा, हम उसमें सम्मिलित हो गए। लेकिन द्रविड़ियन क्षेत्र में, साउथ इंडिया में उन लोगों ने आज तक भी वो विरोध कर रहे हैं उसका कि भाई हमारी द्रविड़ियन जो लैंग्वेज है हम उसी चीज को फॉलो करेंगे। ये चीज, ये संघर्ष 7000 साल पहले से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक चल रही साथियों। तो इस चीज का एक प्रमाण है। हम उनका जो ये भाषा के बारे में जो संघर्ष कर रहे हैं हम उनको पूरी समर्थन करते हैं। द्रविड़ियन भाषा ही असली हम लोगों की नागवंशियों की भाषा है। क्योंकि हम लोग भूले भटके में जाके हिंदी का समर्थन करेंगे, उनकी संस्कृति में करेंगे, इसलिए हमारी ऐसी दुर्गति हुई। ये एक किला हमारा साउथ इंडिया बचा हुआ है, जो लोग उसको संभाले हुए हैं, मुकाबला कर रहे हैं। उसी भाषा के आधार पर ही हम अपने द्रविड़ियन भाइयों के साथ भाईबंदी कर सकते हैं। हम एक ही थे पहले, बाबा साहब ने खुद ही कहा है कि हम एक ही थे। भारत में सिर्फ दो ही नस्लें हैं, एक नाग नस्ल है, दूसरी जो है वैदिक नस्ल है। नाग नस्ल में भाषाई फिल्ट्रेशन के कारण उत्तर भारत के लोग उसमें इनफिल्ट्रेट उसमें समाहित हो गए। दक्षिण भारत वालों ने आज तक वो झंडा बुलंद किया हुआ है, वो हमारी एक्चुअल भाषा है साथियों। तो ये संघर्ष हमारा चल रहा है। और दूसरा आपने देखा हमारा विश्व विरासत, विश्व धरोहर में जो वैदिकों ने इतने सालों से कब्जा किया हुआ है, उसके लिए अब थोड़ी बहुत जागृत हुई है। तो हमारे साथी लोग, हमारे बंधु लोग, हमारे भंते लोग उसके बारे में वो कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। गवर्नमेंट जब तक नोटिस लेगी या नहीं लेगी अलग चीज है, लेकिन विश्व से उसको भी समर्थन मिल रहा है। नाग संघ, अखिल भारतीय नाग संघ पूरी अपने संस्कृति की, अपने सभ्यता और संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए, उस विरासत को दोबारा एस्टेब्लिश करने के लिए विश्वव्यापी विश्व धरोहर बौद्ध मंदिर को इनके वैदिकों के कब्जे से अलग करने के लिए जो भी सहयोग होगा हम पूरी तरह से उनका समर्थन करेंगे।